चलिए तो आज की क्लास हम लोग अब शुरू करेंगे। एक बार फिर से जितने भी लोग क्लास में जुड़ गए सबको गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का सबसे पहले कोडिंग करते हैं और कोडिंग करने के बाद शुरुआत हम लोग आप लोगों का जो भी आंसर राइटिंग किए हैं, आप लोग कुछ आंसर्स लिखे हैं उनका चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कल वाली क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की कोडिंग करते थे। कोडिंग क्या है? तो रिंकू शर्मा जी गुड मॉर्निंग, आज आप आ गए हैं, कल छुट्टी पे थे आप क्लास में। तो MPPSC मेंस का बैच है, पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकाई 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस चैप्टर को आराम से पढ़ रहे हैं। जब तक इस चैप्टर को हम भली भांति नहीं समझ पाएंगे तब तक बाकी क्लासेस भी हमको सही से समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग पूरी यूनिट, हर एक यूनिट में ही अपनी गुणवत्ता को एकदम ऐसे ही बना के रखेंगे। बट उन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा यूनिट है, क्योंकि इसके बिना मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें आ जाएगा 5 ट्रिलियन मिलियन बिलियन इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी और हमको कन्वर्ट करने आता ही नहीं है। हमको सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड चीज़ पता है कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, यही स्टैंडर्ड पता है। अगर पूछ लिया जाए कि 1 ट्रिलियन में कितने लाख, तो नहीं पता। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगा। आप क्रूड ऑयल के बारे में कहीं इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट हो रहा है तो बैरल में हो रहा है। आप मिसाइल वगैरह के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ते हैं कि इसका स्पीड इतना मैक है और इसलिए ये सुपरसोनिक है, इसका स्पीड इतना मैक है इसलिए ये सोनिक है। और इसलिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक टॉपिक को ठीक तरीके से समझने के लिए। बात रटने की है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, रट ही लेंगे जिसको रटना है। लेकिन लेक्चर को हम लोग उसी स्तर पे उठा के चल रहे हैं कि आपको बातें समझ में आए, रटना ना पड़े। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 007B। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये लेक्चर 007 हुआ होगा, फिर 007A और 007B। ये कोडिंग एक बार कंफर्म कर लेना कि कल के लेक्चर का A था ना। उसके बाद टॉपिक आज का है मात्रकों की पद्धति। कल हमने बेसिक परिचय ले लिया था इसका, लेकिन आज इसका विस्तार करना है, लिखना है। तो मात्रकों की पद्धति, उस पद्धति में सबसे ज़्यादा मान्य पद्धति आएगी SI पद्धति। तो SI पद्धति का हम देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं जो पूरे विश्व ने इसको अपना रखा है, इसको सर्वमान्य घोषित कर रखा है। मात्रकों को लिखते समय विभिन्न प्रकार की गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को हम यहाँ ठीक करेंगे और आज के लेक्चर के बाद से वो गलतियां नहीं करेंगे। तो मात्रकों को लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां, मैं यहाँ सावधानियां यहाँ नीचे आया है और इत्यादि यहाँ पे रख दिया गया है कि अगर समय बचा लेक्चर में तो इसके आगे के पोर्शन पर चलेंगे, नहीं तो हम प्रयास करेंगे ये 3 बातें हमको एकदम भली भांति समझ में आ जाए इस लेक्चर में। चलिए तो आज की क्लास का शुरुआत हम लोग करेंगे आंसर राइटिंग की थोड़ी चर्चा करें। अभी से अगर हम लोग लेक्चर 007 है, कल हमने शुरुआत कर लिया था लेक्चर का। आशीष यादव बोल रहे हैं कल का लेक्चर 007A ही था। चलिए मैं सही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर लिखते समय मुझे यहाँ दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग करेक्ट कर दिया करिए अगर ऐसा कुछ होगा तो कल हमने आंसर राइटिंग की थोड़ी सी नींव रख लिया था और आज की क्लास में हम लोग, आप लोग जो आंसर भेजे हैं उसी की चर्चा करते हैं बोर्ड पर ओपन करके, कि एक आंसर से सभी लोगों को समझ में आए कि हाँ हमें आंसर लिखना कैसे है। शब्द सीमा कम रहता है तो उस कम शब्द सीमा में हम अपने अच्छे आंसर कैसे लिख पाएँ, और ये अभी से प्रयास करेंगे तब बात बनेगी। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कितना भी प्रेशर ले लेंगे, दिमाग पे कितना भी टेंशन डाल लेंगे, कुछ नहीं होना जाना है। बात तो तभी बनेगी जब अभी से हम इस पर काम करें। तो चलिए तो सबसे पहले आंसर राइटिंग की ही बात करेंगे और ये जो लिख के भेजेगा आप लोग सबको भेजना है। पहले ही कंफर्म पहले बोल दिया हूँ कि जो नहीं भेजेगा बाद में फिर वो खुद ही पछताएगा मुझे क्या बोलना रहेगा। तो देखिए इन्होंने ये जो मेरे पास आंसर आया है
और ये ग्रुप में डालिए। जैसे शुभम राय आज क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन वो पर्सनल मुझे अलग से डाले हैं। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई डर है कि मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, मेरा आंसर जो लिखा हूं उसमें बहुत से फ्लॉज, बहुत सी कमियां तो नहीं होंगी। यार डरना नहीं है। एक तो आप लिमिटेड 10-11 लोग देखोगे एक दूसरे का मतलब लिखा हुआ। दूसरी चीज कि उसमें हो सकता है कि आप लोग भी कमियां सुझाया करो। जैसे आपने ग्रुप में देख लिया इनका, तो उसमें आप खुद भी बता सकते हो कि मुझे ये इसमें कमी लग रही है। तो आपके विचारों को मैं भी समझ पाऊंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग एकदम पैसिव पड़े रहते हैं कि किसी ने आंसर भेज दिया, मैंने क्वेश्चन संभावित पहले दे दिया है, आंसर भेज दिया, और आप लोग पैसिव तरीके से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वैसे के वैसे उसका आंसर पड़ा हुआ है, मैं चेक करूंगा। मैं तो चेक करूंगा ही, मैं तो इसी तरीके से बोर्ड पर रख के चेक करूंगा सबका ही। लेकिन आप लोग आपस में भी कम्युनिकेट करके एक सीखने का जरिया बनाइए उस ग्रुप को, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब आप लोग आंसर सेंड करते हैं तो 2 जगह जरूर सेंड करें। टेलीग्राम पर भी, जो डेडिकेटेड टेलीग्राम है, पब्लिक वाला नहीं, जो कोचिंग का है, जो आप लोगों का बना हुआ है उसमें सेंड करिए, और व्हाट्सएप वाले पर भी सेंड करिए, जिससे कि कई लोग केवल टेलीग्राम पे जुड़े हैं, कई लोग केवल व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। तो दोनों जगहों पर आपको अगर वो मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग वार्तालाप कर पाएंगे कि मुझे इस आंसर में ये कमी लग रही है, ये अच्छाई लग रही है। तो उससे आप लोगों को सीखने का स्किल्स बनेगा। फेसबुक, इंस्टा, इन पर कमेंट करने से बढ़िया है कि आप लोग अभी से सीखने पर एक दूसरे पर कमेंट करिए कि क्या इसमें सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। आप अपना आंसर लिख के वहाँ भेज दीजिए कि मेरे हिसाब से इसका आंसर ये हो रहा है। तो मुझे भी थोड़ी आसानी होगी कि आप लोगों का मानसिकता को मैं पकड़ पाऊंगा। मैंने ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसका आंसर मैंने मूल राशि, एक्चुअली एमपीपीएससी क्या करता है, सीधे मूल राशि लिख देगा और बोलेगा कि इसको 10 शब्दों में या एक पंक्ति में लिखो। 3 मार्कर जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई कुछ बोल रहा है, हम तो चाहते हैं यही कि हमारे आंसर दूसरे लोग देखें और हमको भी दूसरे के आंसर से कुछ सीखने को मिले। लेकिन ये सही है ना। एक्चुअली क्या है कि हमें ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या छोटी क्लासेस से हमको ऐसा डर बैठा दिया गया है कि हम जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, हम सही नहीं लिखते हैं। और इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये अभी से शुरुआत से ही ये काम करा रहा हूं कि आपस में एक दूसरे, डरने की क्या बात है यार। गलत किससे, गलती किससे नहीं होगी। गलती मुझसे भी होगी, गलती आपसे भी होगी, और गलतियां करके सीखेंगे हम। और ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी ये है कि हम दूसरे की गलतियों से भी सीखने लगें। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर इस छोटी सी ज़िंदगी में हर एक चीज़ अपनी खुद की गलती करके सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, बहुत कम सीख पाएंगे हम। तो हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें और दूसरे अपनी गलतियों को सहज स्वीकार करें, खुशी के साथ स्वीकार करें कि हाँ भाई ये मेरी गलती है और इसमें मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं, एकदम खुले मन से आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। कोई भी आंसर लिखते हैं, जो मैं संभावित प्रश्न देता हूं उसका आंसर दे सकते हैं। और यहां तक कि आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये संभावित प्रश्न और भी बन सकता है तो आप उसका भी सलाह दे सकते हैं। और जब आप लोग ऐसा रोज करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का सोच डेवलप होगा और आपकी पढ़ाई में एक अलग सी गुणवत्ता आएगी। और ये इसलिए हर रोज का मेहनत होता है, एक दिन के मेहनत, लास्ट 1 महीने का मेहनत, लास्ट 3 महीने का मेहनत आपको एग्जाम में कभी भी आगे नहीं ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो मूल राशि 3 मार्कर था, इन्होंने ठीक लिखा है। मूल राशि, उम्मीद करता हूं कि एप्लीकेशन पर तो ये स्पष्ट दिख रहा होगा। तो मूल राशि भौतिक राशि जो अन्य पर निर्भर नहीं है। मूलतः 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उदाहरण लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। कल मैंने इसको व्हाट्सएप पर खोला था तो जूम और चीजें करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने सीधे अपने बोर्ड पर लगा लिया। अब देखो, थोड़ा सा शब्द की भी दिमाग में रखना है कि हमको उसने बोला है कि या तो 10 शब्द का प्रयोग करो और या एक पंक्ति का प्रयोग करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस और नोटिफिकेशन में डाल कर रखा हुआ है। पहली बात कि मुझे जो इसमें बात क्या लग रही है कि ये जो थोड़ा सेंटेंस आप लोग हैं तक बनाने के लिए जाते हैं, यार जब शब्द की कमी है
तो हर बात को हम बच्चों की तरह है तक क्यों ले जाएं? मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, हर चीज को है तक ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं शब्द हमारे लिए क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। यहाँ लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा, अर्थात जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम लैंग्वेज पर पकड़ बनानी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से चीज़ों को लिखना है। अच्छी बात है कि आपने जो लिखा है भौतिक राशि जो अन्य पर निर्भर नहीं है। पहली बात कि अगर ये बनाते भी हैं आप तो नहीं है बोलने से बढ़िया था कि नहीं करती हैं। नहीं है थोड़ा जमता नहीं है। खैर पहले आपकी मैं बात बता लूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे इसका आंसर आप मेरे हिसाब से लिखते। कोई भी आंसर एकदम आदर्श नहीं होता है, मॉडल होता है बस। तो मूलतः 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अब देखिए आप जो ये है तक ले जा रहे हैं ना, ये आपकी शब्द सीमा खा जा रहा है, आपकी शब्द सीमा को लिमिट तोड़ दे रहा है। मैंने आपको बोला कि आप इतने शब्दों में बोलिए और आप उतने शब्दों में नहीं बोल रहे हैं, तो आप उस लिमिट को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आगे रिंकू शर्मा जी कुछ मैसेज किए हैं, मैं पढ़ता हूं, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लूं उसके बाद। उदाहरणार्थ लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। अच्छी बात है, आपने अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें शब्द सीमा कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रीच हो रहा है, टूट रहा है। दूसरी चीज कि इसमें हर चीज को है तक ले जाने की जरूरत नहीं है। और जब समय हमारे पास कम है, हमारे पास शब्द कम है, और यहीं से अगर हम शब्द और समय, अगर यहाँ पहली बात कि शब्द को तय जितना शब्द है उतने में कर लें और समय बचा लें, तो कहीं दूसरे क्वेश्चनों में दिमाग लगाने के लिए वो समय हमको मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर मूल राशि आपको आती है तो आप क्या लिखेंगे, जैसे आप डायग्राम फॉर्म में ही लिखना है तो आप लिखेंगे मूल राशि, देख लीजिएगा, मात्रा शायद बड़ा वाला आएगा। मैंने ये मूल राशि अगर आपको लिखना है तो पहली बात तो कि मूल राशि उसने क्वेश्चन में भी दे रखा है, फिर भी आप लिख सकते हो मूल राशि, और आप लिखेंगे स्वतंत्र भौतिक राशि। आप केवल यही लिखेंगे स्वतंत्र भौतिक राशि। अब कहते हैं तो वो भी नहीं चाहता है ना कि हम लिख पाए यार, स्वतंत्र भौतिक राशियां, स्वतंत्र भौतिक राशियां, क्योंकि हमको पता है कि मूल राशि जो होती हैं वो भौतिक राशि हैं और स्वतंत्र होती हैं। एक्चुअली जब सामने वाले ने हमको बोला है कि शब्द सीमा ही आपका कम है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा व्याख्या करके कैसे दिखा सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया है, तो उन 4 ऑप्शंस में से हम अपने मन से कोई व्याख्या भी डाल सकते हैं क्या? जो उसमें लिखा है उसी में से तो कोई एक मार्क करना है। तो हमारी मजबूरी है, हम बहुत कुछ मूल राशि के बारे में जानते हैं, इतना जानते हैं कि एक निबंध लिख सकते हैं, इतना हमने डिटेलिंग में उसको पढ़ लिया है अब तक, लेकिन हमें शब्द को पकड़ कर रखना है। तो आप ऐसे लिखें, मूल राशि के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्वतंत्र भौतिक राशियां, और केवल इसके आगे डायग्राम बनाते हैं तो आप लिखेंगे संख्या। संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे सीमित, संख्या में लिख दीजिए सीमित, और सीमित के बाद नीचे 10 लिख दीजिए 07, संख्या सीमित और नीचे लिख दीजिए 07। देखो शुरू में जब कोई नया चीज करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार आज तक तो हमने ऐसे ही लिखते हुए आए हुए हैं, ऐसे ही हमें समझाए हुए हैं लोग। एमपीपीएससी में तो करंट अफेयर्स का कोई रोल होता नहीं है, करंट अफेयर्स क्यों डालें, ऐसी तमाम प्रकार की हमारी अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं। यार कभी एक बार करके तो देखो, चेक करने वाले को नया कुछ मिले तो, उसको तो एक ही चीज मिल रहा है तो क्या करे, वो उसी में से नंबर देगा ना। आप कुछ नया करके देखो तो उसको भी लगे कि हाँ जो मैं चाहता हूँ शब्द सीमा या चीजें करना, वो उसमें कुछ नयापन आ रहा है। तो स्वतंत्र भौतिक राशियां, संख्या सीमित 07, और अब आपके पास मुझे लगता है कि शायद इतना जगह मिल जाए या इतना समय मिल जाए। अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं जा रहा है, मान लीजिए आप कॉपी भी देखेंगे, मैं मॉडल कॉपी भी ला के दिखा दूंगा, मॉडल कॉपी आपके वेबसाइट पर है, अगर क्लास खत्म होगी तो आज लास्ट में ही दिखा दूंगा या कल के शुरू में ही जो वेबसाइट पर कॉपी दिया हुआ है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। मूलतः 7 मूल राशियां जिन्हें, ठीक है, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं काम करेगा। मैं इस अप्रोच को आज आपको बोला हूं कि जो मैंने शुरू में अप्रोच बताया वो लगाइए, कल उस अप्रोच में लिख के भी बताऊंगा मैं। एक एक दो करेंगे रोज। अदिश राशियों के प्रदर्शन हेतु परिमाण तथा मात्रक आवश्यक होता है, दिशा नहीं, जैसे समय, दूरी इत्यादि। ठीक है,
अपने लेवल पे आप कोई बुरा नहीं लिखे हैं, नंबर इसमें भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा एक नए दृष्टिकोण से चीज़ों को काम करना है जिसमें और बेहतर चीज़ें हों रहा है। लेकिन इसमें भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट करने की आवश्यकता मुझे कहीं से नहीं दिखती है। ये आज आंसर आया है कल के संभावित क्वेश्चनों से, और क्वेश्चन क्या है, मात्रकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का मैंने बोला था, और आप लोग अपनी कॉपी में जब भी आंसर लिखें तो मैं लिखवा के भूल गया हूं, रोज रोज थोड़ी नहीं मुझे याद रहेगा, तो आप लोग ऐसे आगे मार्क्स जरूर डाल दें कि कितने मार्क्स वाला है, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आपने वर्ड लिमिट को एक्चुअल जितना रखना है उतना रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो मात्रकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या? तो मात्रक सुपरिभाषित होने चाहिए। इन्होंने डायग्राम फॉर्म में बनाया है और पेन थोड़ा हल्का चलाए हैं, तो शायद आप लोगों को एप्लीकेशन पर तो क्लियर फिर भी दिख रहा होगा। तो और ये आप लोग जब व्हाट्सएप पर भेजेंगे, टेलीग्राम पे भेजेंगे, तो क्या होगा, सभी लोग ऑलरेडी पढ़े रहेंगे। एक बार पढ़ के क्लास में आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी समझ पाएंगे क्या कमियां हैं, और कुछ मुझे सलाह भी आप बताएंगे कि सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या। एक दिन हम लोग सप्ताह में कोशिश किया करेंगे कि आधा लेक्चर पूरा इसी पर डेडिकेट रखेंगे, जिससे कि आपको फिर एक समय के बाद मुझे तकलीफ नहीं आएगी। ये आंसर राइटिंग वाली जो बात थी, इसको क्लोज करके अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। आंसर राइटिंग वाली बातें हमने थोड़ी कर लिया, हर रोज किया करेंगे, एक एक दो क्वेश्चन पर रोज करेंगे। अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं लेक्चर 007B को। चलिए लेक्चर 007B में जो हम कल पढ़ रहे थे वही देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कल वाली जो पेज है, कल वाले क्लास का पेज है, कोई कुछ बोल रहा है, ओके सर जी, आगे से और अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगा। लिखना ही है आपको, अच्छे से इसलिए लिखना है क्योंकि आज से ही प्रयास करोगे यार तो साल भर 8 महीने 10 महीने का जो प्रयास आपका बाकी सब्जेक्ट सबका रहेगा वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा। फिर लास्ट में आपको नींद नहीं आएगी, परेशान होंगे, ऐसी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे आप। और अभी हमको लगता है बहुत समय है यार, अभी क्यों पढ़ना है, अभी देखते हैं, आज और सो लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा भगवान, कल तो कसम ही खा लेता हूँ। किसी प्रिय का कसम खा लेते हैं, वो प्रिय नहीं रहता है। अपने मित्र का कसम खा लिए, सिर पे हाथ रख के, भाई तेरी कसम कल से पक्का पढ़ूंगा, बस आज मुझे सो लेने दे। वो बोला ठीक है सो जा। सुबह उठे फिर बोले आज भाई एक दिन और, किसी और के सिर की कसम खा लिए, कुछ और झूठ बोल लिए। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए, 1 महीने बचा हुआ है, तब रात भर पढ़े जा रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि भाई कल सो लूंगा लेकिन आज पढ़ लेता हूं। तो फिर प्रेशर हो जाता है, दबाव बन जाता है, और लास्ट इस तरीके से पढ़ाई होती ही नहीं है। पढ़ाई साल भर की होती है। सर मेरे 5 मार्कर वालों में कुछ कमियां बता दीजिए, कल करेंगे। अभी आप ये 3 नंबर वालों का सही करो, फिर 5 नंबर वालों की हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आज यही काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, क्लास आगे पढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग धीरे धीरे क्रमशः चीज़ें चलाएंगे, ये एक साथ, क्योंकि रोज का काम है ना, एक दिन वाला काम रहे तो एक दिन में कर लें। जब रोज रोज ही चलना है तो फिर क्या तकलीफ है, हर रोज सीखेंगे, हर रोज उतना लिखेंगे फिर चलेगा। आप लोग भी जल्दबाजी ऐसे मत करो कि एक ही दिन में 3 नंबर वाला लिख दो, एक ही दिन में 5 नंबर वाला भी लिखो, एक ही दिन में 200 शब्दों वाला भी लिखो। नहीं, आप पहले 3 नंबर वाले में पारंगत हो, फिर 5 नंबर वाले में हो। इस तरीके से आपको क्रमशः अपने अप्रोच को बदलना है। एक ही बार में आमूलचूल परिवर्तन उसको हम बोलते हैं, और आमूलचूल परिवर्तन होता है तो पक्का है दंगा फसाद हो जाता है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं, क्रमशः परिवर्तन जरूरी है। ये आप लोग इतिहास और बाकी चीज़ों में पढ़े होंगे कि जब जब आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास हम करते हैं, आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास जब भी किसी क्षेत्र में कोई किया, डेफिनेटली शुरू में बहुत तकलीफ हो गई। इसलिए क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन जरूरी है। मैं कल के लेक्चर को एक बार ओपन करता हूँ, जिससे कि मैं आपको एक बार दिखा सकूं कि कल हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो क्या था, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ बोल रहा है सर राइटिंग ठीक है। हाँ, राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, मैं आपको बताऊं। राइटिंग का महत्व तब ठीक है, पहली बात क्या है कि आप राइटिंग, आप जो लिखते हो वो ऐसा लिखा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ ले
जिसको हिंदी आता हो, अब जापान का कोई व्यक्ति आए हिंदी नहीं आता है तो बोले नहीं पढ़ पाया, तो टेंशन में नहीं आना है कि यार जापानी है, बोल दिया कि हमको तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, हम टेंशन में आ गए कि और छाप के लिखेंगे। नहीं, आपको बस इतना है कि उस भाषा को जानने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी कॉपी को पढ़ सके, इतनी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए और राइटिंग बहुत अच्छा, साफ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। उसके चक्कर में अगर हम धीमे हो जा रहे हैं तो वो सही नहीं है। कंपटीशन के एग्जामों में कई बार तो 11th 12th में भी बच्चे 12th के 10th के एग्जाम में भी छोड़कर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं देखता हूँ, बोलते हैं कि मुझे क्वेश्चन आ रहा था, समय कम पड़ गया। तो हमें स्पीड मेंटेन रखना है और स्पीड के साथ अगर आपकी राइटिंग जितनी अच्छी आ रही है वो उतना बेहतर है। मेरा मानना है कि राइटिंग, जिसको आप सफाई और राइटिंग की सुंदरता की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना होना चाहिए कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको हिंदी आता हो या इंग्लिश मीडियम आपका है तो इंग्लिश आता हो, वो पढ़ सके उसको, बस इतना अगर ठीक है तो स्पीड मेंटेन होना चाहिए। वो स्पीड के साथ फिर राइटिंग आती है तो वो फिर बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो राइटिंग अच्छी थी, राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। स्पीड देखना है मुझे और किसी दिन लाइव राइटिंग कराऊंगा आप लोगों से। क्वेश्चन लिखूंगा 5 मिनट का या 2 मिनट का, जैसे भी समय जो स्पेसिफिक रहेगा वो समय दूंगा, आप लोग लिखेंगे और तुरंत व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इस टाइप की किसी दिन क्लास करूंगा तो उस दिन मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों का राइटिंग लिखने का भी जो स्पीड है वो क्या है। और टेंशन मत लो, जब भी आपको मेंस देना हो चीज़ें तो आपको इवन ऑफलाइन राइटिंग का भी कुछ प्रावधान कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो कल का क्लास हमारा ये था और इसको मैं ओपन करता हूँ और लास्ट पेज जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर आपको दिखाते हुए फिर आज की क्लास में शुरू करता हूँ। 1 मिनट का समय लगेगा और कोई किसी को डाउट कुछ बातें हो तो पूछ लीजिए। और ये काम हमको अभी से करना है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा किसी का भी। 1 दिन 2 दिन का चलेगा कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरे समय एक्सक्यूज बनाते ही रह जाएं, उससे हमारा बात बनने वाला है नहीं। ये कल की क्लास है, ये तो संभावित प्रश्न था। ये हम पढ़ रहे थे कल मात्रकों की पद्धति, यहीं से आज की क्लास शुरू होनी है। कल समझा दिया था, एक बार फिर सुन लो, फटाफट सुनो। फिर इसको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? इसको कल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बताओ एक बार। कॉपी में कल इसको मैं बोल कर लिखवाया था कि नहीं? नहीं लिखवाया था ना, ठीक है मैं लिखवाऊंगा। तो मात्रकों की पद्धति क्या है, तो मैंने आपको बताया कल कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स परिभाषा इसका अगर कभी आपको देना है तो हम क्या बोलेंगे, सभी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को मैं पहले लेक्चर में 15 मिनट में समझा चुका हूं कि समुच्चय क्या होता है, जब सुपरिभाषित समझाया था। तो समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। और कल मैंने पूरी चर्चा इस पे किया था कि मात्रकों की पद्धति में से कोई एक मात्रक हमको उठाना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाने के लिए। तो यूरोपियंस आधुनिक काल में मजबूत होने के कारण उन्होंने अपने यहाँ लगभग यूरोप की सारी पद्धतियों को उठाया और एक पद्धति थी FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और तीसरी MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इनकी परिभाषा क्या, हमको एकदम इसी को देख के परिभाषा बोल देना है कि मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, FPS कहलाता है। और ऐसे ही CGS, ऐसे ही MKS का हम बना सकते हैं। इनके बारे में जब हम लिख लें तो उसके बाद फिर SI पर चलेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत लिखने से होगा, क्योंकि पिछला लेक्चर भी आपके एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड पड़ा है, वही बात फिर डबल से बोलने का कोई औचित्य है नहीं। तो लिखिए, आज हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आप लोग मात्रकों की पद्धति, और कॉपी को प्रयास करिए कि फ्लो चार्ट में अगर बने तो ज़्यादा बढ़िया है। हेडिंग डाल लीजिए मात्रकों की पद्धति, हेडिंग रहेगा मात्रकों की पद्धति, और लिखेंगे इसमें मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की पद्धतियां बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा ही लिख लीजिए, इंग्लिश में सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसकी परिभाषा ही सबसे पहले लिखिए। सभी मूल मात्रकों
ऐसे ही एरो बना के परिभाषा, फिर ऐसे ही लाइन बना लीजिएगा आप भी। इनकी परिभाषा इनके नीचे नीचे लिखवा दूंगा, तो एक ही पेज पे सब रहेगा, आसानी से दिखाई देगा। ऐसे पैसेज में लिखोगे तो फिर वो फैल जाता है, फिर हमको आसानी से पढ़ने में सब पूरा पेज पढ़ना पड़ जाता है। ऐसे केवल देखने से समझ में आता है, सब अलगाव रहता है। तो उसके हेडिंग मात्रकों की पद्धति, उसके नीचे तीर लगा के लिखो, सभी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के, सभी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के सभी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को, सभी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को, समुच्चय पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये क्या होता है, पीछे जाकर रिवाइज कर लेना इसके बारे में। व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। नीचे लाइन चेंज करके एक लाइन लिखो, वैसे तो विश्व में विभिन्न प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां हैं। वैसे तो विश्व में विभिन्न प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां हैं। वैसे तो विश्व में विभिन्न प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां हैं। भाई कल बताया था ना कि हमारे यहाँ भी तो तमाम प्रकार के मात्रक हैं, सवा शेर, शेर, छटाक, तोला, रत्ती, मासा, पता नहीं कितनी चीजें हैं। और ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिल जाएगा। इटली, जापान कहीं भी जाओगे हर जगह अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन यूरोपियंस मजबूत रहे तो उन्होंने मुख्य रूप से इन चार को प्रचलित कर दिया। तो लिखेंगे, वैसे तो विश्व में विभिन्न प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां हैं, परंतु वर्तमान में मात्रकों की मुख्यतः चार पद्धतियां, वर्तमान में मात्रकों की मुख्यतः चार पद्धतियां, मात्रकों की मुख्यतः चार पद्धतियां प्रचलित हैं। मात्रकों की मुख्यतः चार पद्धतियां प्रचलित हैं। मात्रकों की मुख्यतः चार पद्धतियां प्रचलित हैं। अब उसके जस्ट नीचे डायग्राम बना लो। इनकी परिभाषा इनके नीचे नीचे लिखवाऊंगा मैं। और अगर आपने स्टैंडर्ड ठान ही लिया है कि नहीं मुझे तो पैसेज में ही लिखना है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप पैसेज में लिख लीजिएगा, मैं बोलूँगा तो। उनके नीचे इन चारों का नाम उतारो। FPS सिस्टम मतलब पद्धति, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये ब्रिटिश पद्धति है, मैं लिखवाऊंगा अभी नीचे बोल के, टेंशन मत लो। CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। और चौथी का नाम SI पद्धति लिख के छोड़ दोगे। अभी इसको हम आगे बात करेंगे इस पर, इसी में डायग्राम में ही लिखना है, लेकिन इस डायग्राम के बारे में हमको और चर्चा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। SI पर विशेष फोकस मारना है हमें, इसलिए आगे SI पद्धति भी लिखोगे। ये चार पद्धति हमको दिमाग में रखनी है। चलो, अगर इन चारों का आपने डायग्राम में नाम लिख लिया है तो इनके नीचे नीचे इनके बारे में लिखोगे। और अगर चारों का नाम आप अलग अलग लिख के पैसेज में लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। FPS पद्धति के नीचे लिखिए, FPS पद्धति के नीचे लिखिए
इसका पूरा नाम अब उस पर लिखा है, लेकिन फिर भी मैं कॉपी में कोई जोखिम नहीं लेता हूं, पूरी कॉपी में आपको हर बात लिखवा देता हूं। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। एक्चुअली ये ब्रिटेन में प्रचलित रहती है। आज भी अगर ब्रिटेन में चले जाओगे आप, तो वो लोग आपका द्रव्यमान अक्सर सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम से ज़्यादा यूज करते हैं वो लोग पाउंड का ही, कि पाउंड क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, और बहुत कम भी होता है, 453 दशमलव कुछ ग्राम होता है, तो किलोग्राम आधा किलो से भी छोटा होता है। लेकिन ठीक है, वो प्रचलित उनको लग रहा है तो हमने प्रचलित, अब उसको पढ़ना पड़ रहा है हमें पीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और अगर ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है लिख लिए हैं तो फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज कर लीजिएगा। फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज कर लीजिएगा और लिखिए मात्रकों की वह पद्धति, एक परिभाषा से तीनों परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी। मात्रकों की वह पद्धति, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और है आया तो फुल स्टॉप नहीं कॉमा, समय को सेकंड में मापा जाता है कॉमा, एफपीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति कहलाती है। इसके नीचे एक लाइन जगह छोड़ेंगे, उस जगह को मैं फिल कराऊंगा समझाकर, अभी डालूंगा तकलीफ होगी, मैं समझाऊंगा जब उसको, तब आप आके यहाँ पे एक लाइन वो लिख लीजिएगा तो आपका ये पूरा क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा हमको जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब आ जाइए सीजीएस वाले में लिखने के लिए। तो सीजीएस का नाम आप पहले से ही लिखे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो एक को मैंने डिटेल में ढंग से लिखवा दिया, तो बाकी को भी उतना ही विस्तार देके लिखवाऊं तो कहीं ना कहीं हम सीखने के लिए नहीं आए हैं, लिखने के लिए आए हैं। तो हम एक से सीखकर बाकियों में लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा डायरेक्ट एक लाइन में मैं लिखवाता हूं, वही लास्ट वाली। पहले तो नीचे लिख लो, इसे फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इसे फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इसे फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। पूरा नाम यहां लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और उसके जस्ट नीचे परिभाषा लिख लीजिए। उसके जस्ट नीचे परिभाषा लिख लीजिए। मात्रकों की वह पद्धति, इसमें लिखवा भी रहा हूं, इसमें परिभाषा भी नहीं लिखवाऊंगा। मात्रकों की वह पद्धति, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है।
फिर कॉमा लगाएंगे। आप लोगों के साथ समस्या क्या रहती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं लिखवाते समय जो आप लोग बैठे रहते हैं उसी रो में घूमता रहता हूं कई बार, तो पता चलता है कि जैसे ही है आता है तो आप लोगों ने कसम खा रखा है कि है के बाद एक डंडा खड़ा कर देंगे ऐसे। नहीं भैया, जब तक सेंटेंस पूरा नहीं हो तब तक फुल स्टॉप कहाँ से आ सकता है। तो सेंटेंस अभी पूरा ही नहीं है और इसलिए यहाँ पे कॉमा लगेगा। अगर ध्यान से चीज़ों को आप समझोगे तो एक सब्जेक्ट से मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी होती है, इसीलिए तो इसका नाम है सामान्य अध्ययन, कोरिलेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज। अंतर विषयक ज्ञान हमको करना है, जोड़ना है चीज़ों को। कटा छटा विज्ञान पढ़ रहे हैं अलग अलग थलग करके तो किसी काम का नहीं है वो, इसलिए जोड़ते रहो। कम से कम माध्यम हिंदी है तो हिंदी को लिखना अभी से तैयार करोगे, सीखोगे तो अच्छा होगा। कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं। मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस पद्धति कहलाती है। अब इसके नीचे भी एक लाइन आपको छोड़ना है। एक मैं बोल रहा हूं, दो भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजूसी नहीं दिखाना है कि यार एक ही छोड़ूंगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। एक लाइन छोड़ना है। वो क्यों, अभी जैसे ही समझाऊंगा आगे की बातें तो आके यहाँ पे उनको हम लिखेंगे समझते हुए। तो एक लाइन यहाँ छोड़िए, अभी समझाऊंगा फिर उसको यहाँ लिखेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं करना है जो दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठा दे अभी लिखते समय। एमकेएस के बारे में मैं आपको सिंगल कोई भी चीज़ लिखवाने का नहीं चाह रहा हूं कि मैं बोल के लिखवाऊं, क्योंकि फुल फॉर्म आपके पास है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस पद्धति का कुछ नाम होता है क्या, जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच थी, इस टाइप का कोई नाम है क्या। तो इस टाइप का इसका एक नाम है, लेकिन वो नाम किसी कंट्री के नाम पर आधारित नहीं है, बल्कि वो नाम अगर हम देखेंगे तो एक कंसेप्ट पर आधारित है। और वही कंसेप्ट मैं आपको सिखा के यहाँ बताऊंगा। तो अगले पेज पर चलते हैं, फिर एसआई पर आएंगे। एक मिनट के लिए आप अब अपना पेन रोक लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक मिनट के लिए अपना पेन रोक लेंगे आप और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको लगेगा कि सर आज के बोर्ड का फोटो फिर कैसे मिलेगा जब आप कल की क्लास में से ही समझा रहे हैं या कल की क्लास को ही अभी बोर्ड पर लिए हुए हैं। कोई बात नहीं, कॉपी में तो आप क्या ही रहा है, ये समझाने के बाद मैं तुरंत आज की क्लास पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो या आप लोग बोले तो मैं अभी से क्लास पे शिफ्ट हो जाता हूं, आज वाली क्लास के स्लाइड पर शिफ्ट हो जाता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए। वो एक एक लाइन जो छुड़वाया हूँ वो समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आज की क्लास की स्लाइड पे ही ले चलता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि फ़ोटो जब जाएगा तो आपको प्रॉपर आज की क्लास का फ़ोटो मिल जाएगा। ये आज की क्लास पर आ गए हैं और जब भी क्लास पर चेंज करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय ये लेता है, जितने पेजेस रहते हैं उतना समय लेता है। ये आ गए हम लोग आज की क्लास पर। समझिए, एक शब्द आएगा कि जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस ध्यान से सुनना है, एमकेएस पद्धति को मेट्रिक पद्धति या मीट्रिक पद्धति, जो आपको बोलना है मीट्रिक बोलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हिंदी में भी मैं लिखता हूँ यहाँ देवनागरी में। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। अब बड़ा मज़ेदार बात है कि यार ये मीट्रिक पद्धति क्या है, तो समझते हैं थोड़ा कि मीट्रिक पद्धति का मतलब क्या है, आखिर में किस चीज़ को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। तो सीधी सी बात आपको यहाँ दिमाग में रखना है कि मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिनके मानों को मैं मान बोलता हूं, किताबों में अपवर्त अपवर्तक बोलते हैं, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसके मानों को 10 के गुणज में
10 के गुणज में या 10 की घातों में प्रदर्शित किया जा सकता है। 10 की घातों में प्रदर्शित किया जा सकता है। 10 की घातों में प्रदर्शित किया जा सकता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। अब थोड़ा समझते हैं इस बात को हम कि एफपीएस का जब मान देखेंगे तो 1 पाउंड जो होता है द्रव्यमान, उसमें लगभग 453.5 या 6 ग्राम के आसपास द्रव्यमान होता है। तो 453 को 10 की गुणा में हम दिखा पाएंगे क्या? भाई 100 होता तो दिखा लेते, 10 × 10 बोल देते। अगर 100 नहीं होता, 1000 होता तब भी दिखा सकते थे, 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे दिखा सकते थे। लेकिन 453 को 10 की गुणा में कैसे दिखा पाएंगे? पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मतलब जो एफपीएस पद्धति है, ये एफपीएस पद्धति मीट्रिक पद्धति क्या है? नहीं है। एफपीएस, यही बात इसलिए कटवाया था अभी आपको कि एक लाइन छोड़ दीजिए, बताऊंगा। एफपीएस पद्धति एक मीट्रिक पद्धति नहीं है। लेकिन सीजीएस को जरा देखो, सीजीएस पद्धति में अगर हम आएंगे तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर वाले जो मान होते हैं इनको भी हम 10 के गुणज में दिखा सकते हैं, ग्राम वालों को भी दिखा सकते हैं और सेकंड वालों को भी 10 की घात में दिखाया जाता है। वो आगे हम देखेंगे। तो अक्सर ये जो सीजीएस पद्धति है, इसको भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इनके मान जब आगे हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार के मात्रक, उनकी परिभाषाएं एवं उनके मान जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा है कि इकाइयां, माप और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो वहां इनके जब मान देखेंगे तो मैं आपको और भी क्लियर करके दिखाया करूंगा। देखो, इसके 10 के गुणज में इसको दिखाया जा रहा है, जबकि एफपीएस वाले मानों को 10 के गुणज में हम नहीं दिखा पाएंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता वाले जो चीजें थीं उनको किसके गुणज में दिखाते थे? 16 के गुणज में दिखाते थे। तो वो मैट्रिक नहीं है। हड़प्पा सभ्यता वाली जो माप तौल के इकाइयां हैं वो 16 के गुणज में चलती थी। तो 16 के गुणज वाली 10 के गुणज में नहीं है, इसलिए वो मैट्रिक नहीं है। तो मैट्रिक क्या है आप समझ गए होंगे। अगर तो एमकेएस पद्धति के जस्ट नीचे लिख लो। अब मेरे पास वो पेज नहीं है कि मैं पीछे आऊं, तो एमकेएस पद्धति के नीचे एक लाइन लिखो, यह एक मीट्रिक पद्धति है, यह एक मीट्रिक पद्धति है। और बाकी सारी बातें आप पीछे 2 को लिखवाया, वहां से परिभाषा लिख सकते हैं कि मात्रकों की वह पद्धति। लिखना नहीं है, आप आराम से कॉपी में भी मत लिखना, क्या जरूरत है। हर चीज लिख लोगे तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा। 2 पढ़ेंगे साइड में तो तीसरा अपने आप ही सोच लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूं, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, क्या कहलाती है? एमकेएस पद्धति कहलाती है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन आप लिख लीजिए कि यह एक मीट्रिक पद्धति है, यह एक मीट्रिक पद्धति है। नीचे नोट डलवा के मीट्रिक पद्धति के बारे में लिखवा दूंगा। यह एक मीट्रिक पद्धति है। और अब सीजीएस में जाके एक लाइन जो छोड़े थे वहां लिखो, यह एक मीट्रिक पद्धति है। सीजीएस में भी लिख लो नीचे एक लाइन, सीजीएस में भी नीचे लिख लो एक लाइन कि यह एक मीट्रिक पद्धति है। और एफपीएस में लिख लो यह मीट्रिक पद्धति नहीं है। प्रीलिम्स में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो उलझ जाएंगे। यह मीट्रिक पद्धति नहीं है। यह मीट्रिक पद्धति नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डायग्राम फॉर्म में बना रहे होंगे, और डायग्राम फॉर्म में बना रहे होंगे, इसलिए मैं अगले पेज पर जो मात्रक की पद्धति बता रहा था ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि हुआ क्या। अब अभी सुनना है, मात्रकों की पद्धति पढ़ रहे हैं, और मात्रकों की पद्धति में हमने अभी देख लिया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को हमने समझा, हमने
एफपीएस को भी समझा। ये मत बोलना सर ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो रहा है। अरे चलेगा, रट के थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पहले एफपीएस ना लिख कर पहले सीजीएस लिख दिया, फिर एमकेएस पद्धति लिखा। अब मैं आपको बता रहा था कि 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में इन तीनों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना था। इन तीनों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का प्लान उनका चल रहा था। किनका? अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति ही लिख देता हूं मैं यहाँ। इनमें से किसी एक को चल रहा था, लेकिन उनको लगा कि यार जो एफपीएस है ये तो बड़ा ही अतार्किक जैसा दिख रहा है। फुट पाउंड सेकंड ठीक लग रहा है, फुट पाउंड को पूरे विश्व स्तर के लिए मानक बनाना ठीक नहीं लग रहा है। इसके मान हम देखेंगे तो ऐसा समझ में आ जाएगा। 1 फुट में कितना इंच होता है बताओ? 1 फुट में कितना इंच? बार बार तो सुनने को हमको मिलता है ऐसी चीजें। और गांव से पढ़, अगर यहाँ इंदौर से पढ़ के गांव में जाते हैं और पड़ोस वाले दद्दा आते हैं तो पूछ लेते हैं थोड़ा बताओ 1 फुट में कितने इंच? नहीं बताते हैं तो दद्दा बोलते हैं अच्छा तुम इंदौर में जाके पढ़ाई कर रहे हो कि घूम रहे हो? इंदौर में जाके तुम पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो? शुभम राय जी बोल रहे हैं 12। एक ही नहीं, कई लोगों का आंसर आया है और जिनका भी आंसर आया सब सही है, 12। और ये मुझे बताओ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? ये भी बताओ, क्योंकि सेंटीमीटर हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। फुट को कहाँ हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इंच को कहाँ? तो कितने, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? एकदम सही, एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है। दशमलव में उसके आगे कुछ और भी आ जाता है, बट ठीक है आपने सही आंसर दिया है और इस बात से मैं खुश हूं कि आप लोग आंसर ठीक दे रहे हैं। आगे मैं इन सारी बातों को लिखवाऊंगा। यही तो दैनिक जीवन की इकाइयां हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग हो रही हैं इकाइयां, उनको हमें जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो हम चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इसलिए एक सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी होने के नाते या एक सिविल आगामी भविष्य के सिविल सर्वेंट जब आप बनेंगे तो आपको ऐसी बातें एकदम स्पष्टता में आनी चाहिए। उसके लिए गूगल सर्च करके ढूंढे मतलब नहीं है। टॉपिक पे आते हैं, इसलिए सिलेबस में इसको शामिल किया है। तो एफपीएस थोड़ा अतार्किक लगा, इसको नहीं माने वो। सीजीएस थोड़ा ठीक लग रहा था, सीजीएस थोड़ा ठीक लग रहा था, सेंटीमीटर ठीक लग रहा था, ग्राम ठीक लग रहा था। ये मैं 0 लगाता हूँ, ये गलत है, आदत बन गई है, क्या करें। सेंटीमीटर ग्राम मेरी आदत नहीं, हिंदुस्तान के हर एक विद्यार्थी का ये आदत लग गई होगी, क्योंकि हमें गाइड करने वाले लोग कभी इसके बारे में अवेयर करते ही नहीं हैं हमको, और हम भी जो किताबों में लिखा रहता है वो कभी पढ़ते ही नहीं हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, तो ये ठीक लगा उनको। लेकिन सेंटीमीटर एक छोटा मात्रक है। आप मात्रकों का गुण जाके देखो कि मात्रकों का आकार युक्त होना चाहिए या मात्रकों का आकार उचित होना चाहिए। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये आकार उचित उनको नहीं लगा, अदरवाइज ये भी बन सकता था, बट ये उचित आकार नहीं लगा। ये वाला आकार उनको उचित लगा। ये जो यहाँ पे साइज ली गई है उचित लगा, क्योंकि इसमें लंबाई को हम देख रहे हैं कि लंबाई को मीटर में, उसके बाद द्रव्यमान को हम देख रहे हैं किसमें, किलोग्राम में, और समय को किसमें, सेकंड में मापा जा रहा है। तो ये उनको उचित लगा। तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, एमकेएस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय इकाई बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाएंगे। अब जब इन्होंने तय ही कर लिया था कि हम एमकेएस को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाएंगे और उसके बाद ये लोग उठने वाले थे, तो हमें भी खबर लगी कि भैया ये लोग एमकेएस को बना दिए हैं, एसआई पद्धति। उनका भी दिमाग कम ही चल रहा होगा उस समय। तो फिर मोबाइल फ़ोन तो खैर कहाँ उस समय था, टेलीफोन लगाया गया। टेलीफोन, फोन नहीं, गाना सुने हो ना टेलीफोन वाला, टेलीफोन, वही उसी को टेलीफोन बोल देते हैं गांव में लोग। टेलीफोन लगाया और उनको मैं बोला कि यार तुम लोग क्या ये मजाक कर रहे हो, ये तो अजीब सी मजाक हो गई।
कि तुम बोल रहे हो कि MKS को हम क्या करेंगे, SI पद्धति बनाएंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कोई भारतीय पद्धति को बनाने की शायद आप सिफारिश किए हो। नहीं, फायदा भी नहीं था भारतीय पद्धति को बनाने की सिफारिश करता तो वो मानते नहीं। लेकिन मुझे एक बात क्लियर कट समझ में ये आ रही थी कि यार ये तीनों में एक उभयनिष्ठ कमी दिख रही है मुझे, इन तीनों में एक उभयनिष्ठ कमी दिख रही है। और वो तीनों में उभयनिष्ठ कमी क्या है कि ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, तीन ही भौतिक राशियों को माप रहे हैं, तीन मूल भौतिक राशियों को माप रहे हैं, सिर्फ तीन मूल भौतिक राशियों को माप रहे हैं। और केवल तीन मूल भौतिक राशियों को जब ये मापेंगे, अगर MKS लेंगे तो वो भी तीन को ही मापेगा, केवल लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड को। और हमको पता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और पूरक राशियां होती हैं 2, 7। और ये 2 पूरक राशियां, 7 तो मूल भौतिक राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो जब ये 9 राशियां हैं, केवल 4 को मापने के लिए आप व्यवस्था बना के चले जाओगे तो बाकियों का मापन कैसे होगा। तो क्या MKS ठीक है? तो वो बोले अरे अरे गलती हो गई, सॉरी, प्लीज सिट डाउन, सबको फिर से बैठाए, बैठ जाओ, थोड़ा सा अभी हमको और काम करना है, अभी हमको ज्ञान आ गया है फिर से। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग इस MKS पद्धति को विस्तारित कर देते हैं। MKS पद्धति को क्या कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। उन्होंने इससे इस प्रकार जुड़ गए थे कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि हम इसी को विस्तारित कर देते हैं और विस्तारित करके एक नई पद्धति बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं क्या, SI पद्धति। और इस SI पद्धति जब उन्होंने बनाया तो SI पद्धति में क्या आया, थोड़ा चलते हैं अगले पेज पर और फिर लिखेंगे। तो इन्होंने SI पद्धति में क्या किया कि SI पद्धति, इसका नाम चूंकि फ्रांस में बैठक हुई थी और इसलिए SI पद्धति का नाम अगर आप फ्रांस में देखेंगे, फ्रांसीसी सिस्टम में जो मैंने आपको भेजा था उस पर भी जाके आप देखिएगा, तो फ्रांसीसी सिस्टम में इसका नाम जो दिए हैं वो देखेंगे तो बाद में लास्ट में एक D भी आता है। मैं थोड़ा एक बार उसको आपको क्लियर करके बताता हूँ क्या है। उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। सिस्टम भी नहीं बोलते हैं, सिस्टम, ये लास्ट में ई भी बनाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, ये उन्होंने नाम दिया। इसी को हमने थोड़ा आसान करके इंग्लिश वर्जन में क्या कर दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको इंग्लिश में कर दिया गया क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसी बात को एक और तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है, चूंकि मात्रक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि मात्रक क्या संदर्भ मानक बना रहे थे ना पीछे, मात्रक की पूरी परिभाषा बताया जहां कैटरीना और राजपाल और नाना पाटेकर जी आए थे। वहां पर हमने क्या देखा था कि मात्रक है ही क्या, जिस भौतिक राशि को मापना है उसी का एक छोटा हिस्सा है जिसको हम संदर्भ मानक बोल रहे थे। तो इसका एक और नाम बन सकता है और वो नाम क्या है, स्टैंडर्ड मानक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानक। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ये तो सब हिंदी नाम। कई बार इंग्लिश में इसका नाम आगे LE भी लगा देते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ LE। कई जगहों पे देखेंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, NIOS की किताब ये लिखता है। मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ जो ऑथेंटिक सोर्स है, किसी किताब पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे गवर्नमेंट की किताबों की बात कर रहा हूँ। NIOS में लिखा है और कुछ किताबों में ली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स लिखे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो ही गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो ही गया। हम लोग इसको हिंदी में बोल देते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये इतने इसके नाम आप दे सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या, तो उन्होंने बोला कि हम इस पद्धति को जब बना ही रहे हैं तो MKS का ये विस्तारित रूप है। ये पद्धति क्या है, MKS का विस्तारित रूप है। MKS को ही विस्तार देना है। तो जब विस्तार दिया गया तो थोड़ा ध्यान से समझना भैया कैसे विस्तार दिया गया। ये रेड पेन से लिख रहा हूं जो विस्तार दिया गया उस बात को। 1960 में याद करो कि 1960 में कितनी मूल राशियां थीं, तो 1960 में हमको मूल राशियां हमने 6 तय किया था। क्या क्या, तो मैं फिर से लिखता हूं। लंबाई क्या था, लंबाई का मात्रक उन्होंने मीटर ज्यों का त्यों रख लिया। उसके बाद लंबाई के बाद क्या, द्रव्यमान का मात्रक MKS का ही उठा के किलोग्राम ज्यों का त्यों रख लिया। उसके बाद फिर किलोग्राम, फिर समय का मात्रक उन्होंने सीधे सीधे उठा के रख लिया सेकंड, MKS यहीं पे खत्म। अब विस्तार शुरू। समय के बाद विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का उन्होंने बनाया, आगे हम देखेंगे कि ये क्या है। विद्युत धारा आपका सिलेबस में स्पष्ट विद्युत धारा लिखा हुआ है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर मान लिया गया। अब जो माने वही चल रहा है, एम्पियर के बाद हमने बात क्या किया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और उसके बाद फिर तापमान या ताप का मात्रक हमने बनाया केल्विन। तापमान का मात्रक हमने बनाया केल्विन। उसके बाद फिर हमने तापमान के बाद ज्योति तीव्रता का मान हमने बनाया कितना, तो ज्योति तीव्रता का मान हमने मात्रक हमने बनाया कैंडेला। कुछ लोग कैंडिला बोलते हैं और मैं दोनों बातें आपको समझा चुका हूं। तो कैंडेला, कुछ लोग कैंडिला बोलते हैं, दोनों लिखवा चुका हूं। ये तो 1 2 3 4 5 6 ये 1960 में कहानी हो गई। 1971 में अब मैं थोड़ा एक और दूसरा पेन लेता हूं, और ये पेन थोड़ा डार्क ही मुझे लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया। 1971 में 1971 में 3 मात्रक और इसमें आए, और वो मात्रक कौन कौन से थे, तो एक मूल मात्रक था 1971 वाला, इधर बढ़ा रहा हूं तो कलर बदल गया है। क्या नाम है, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक बना दिया गया क्या, मोल। और उसी के साथ पूरक राशियों के बारे में, ये मूल राशियां थी, इनका मात्रक बना लिया गया विस्तार करके, मूल राशियों का बना दिया गया 7 का। और फिर जो हमारी पूरक राशियां हैं, उन पूरक राशियों का भी इसमें मात्रक शामिल कर लिया गया। और वो मात्रक क्या क्या थे, तो एक समतली कोण राशि जो होती है, हमको पता है कि पूरक राशि है समतली कोण, और समतली कोण का मात्रक उन्होंने दिया कि इसका मात्रक रहेगा रेडियन क्या है समझाऊंगा आगे। और ऐसे ही दूसरा मात्रक, दूसरी हमारी राशि थी घन कोण, सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल का कोण क्या है, इसकी परिभाषा पहले देख चुके हैं, तो इसका नाम रखा गया क्या, स्टेरेडियन। इस तरीके से मेरे एक टेलीफोन ने स्टेरेडियन गलत लिख दिया ना, कई बार बोलते बोलते सिर्फ बोलना काम करने लगता है, हाथ ठीक से काम करता नहीं है, शक्ति कपूर बन जाता है ये। स्टेरेडियन गलत कर देता है, शक्ति कपूर बनने का मतलब स्टेरेडियन। तो घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। और इससे हुआ क्या कि मेरे उस एक टेलीफोन ने MKS पद्धति का विस्तार करा दिया, और आज MKS पद्धति विस्तारित होकर SI पद्धति का नाम ले चुकी है, जिसमें सभी मूल मात्रकों, सभी मूल राशियों और सभी पूरक राशियों के मात्रक निहित हैं। और आपको पता है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक तो इन्हीं को आपस में गुणा करके भाग करके बनाया जा सकता है। मतलब हर एक भौतिक राशि के मात्रक हमारे पास उपलब्ध हैं, जो SI मात्रक हमको देता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर कट मेरी समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं। चलिए, अब लिखने वाला काम मैंने
जितना कष्ट करना था कर लिया, आपको समझ में भी आ रहा है। अब आप लोग कष्ट करिए और इसको लिखिए। मात्रकों की पद्धति में आप लोग मीट्रिक पद्धति वाली बात कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपका डायग्राम जो बना हुआ था उस डायग्राम में अगर जगह हो तो अच्छी बात है, बस उस डायग्राम में इतना कर लीजिए कि एमकेएस के आगे ऐसे ही लिख के जोड़ दीजिए और लिख दीजिए विस्तारित रूप। एसआई और एमकेएस को एक दूसरे से जोड़कर लिख दीजिए विस्तारित रूप और तीर लगा दीजिएगा किधर, एसआई पद्धति की तरफ, कि एसआई पद्धति एमकेएस का ही क्या है, विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है। एसआई पद्धति के नीचे आपके पास बहुत कम जगह बचा होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का अनुभव मुझे रहता है स्टूडेंट्स को देखने पर, तो अगर कम जगह बचा हो एसआई पद्धति में तो एटलीस्ट इसका नाम ही कम से कम जरूर लिख लीजिए, इसका नाम ही उतार लीजिए एक बार। जो नाम मैंने बताया ये नाम ही इनका, इसका पहले पूरा वहाँ पे उतार लीजिए। ये सारे नाम एक बार आप फटाफट उतार लीजिए। अगर नीचे जगह हो तो उतार रहे हैं या फिर मैं बोलना शुरू करूं? एसआई पद्धति के नाम, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इन तीन का नाम एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस लिखते समय आपका पेज लगभग भरने वाला आ गया होगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ क्या करिए, उस पेज पर एसआई का एक तो विस्तारित रूप जोड़ के लिख देना है जो एमकेएस का बताया, और दूसरा इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, और फिर हम आगे चलते हैं। फिर एसआई को अलग से हेडिंग डाल के ही लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही है। अगर आप आड़े पन्ने पर बनाए होते, पन्ने को ऐसे आड़ा करके लैंडस्केप में बनाए होते तो बन गया होता। तो आगे से ध्यान रखिएगा कभी ऐसी बात आए तो। इसके फुल फॉर्म फटाफट लिखिए। कई जगहों पर सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम में इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में भी ई लगाए हुए हैं, फ्रेंच भाषा है वो। और कई जगहों पर सिस्टम के आगे एल ई भी लगा देते हैं, ली भी लगा देते हैं। खैर, इसका इंग्लिश में नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर एम के आगे ई नहीं लगेगा। इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है। सही मायने में इसका फुल फॉर्म यही होना चाहिए। और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों के मापन की या मापन के मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो जाए तो एक बार भोंपू बजा दीजिएगा। ठीक है, हो गया है। और मेरा मानना है कि बोर्ड का फोटो भेजने का मकसद ही यही रहता है कि आपको कुछ छूट गया तो आप वहां लिख सकते हैं, और जो मैं बोलता हूं अगर ये भी छूटता है कभी तो आपको टाइमिंग नोट कर लेनी चाहिए कि अभी कितना टाइम हुआ है। शायद आप में टाइमिंग नहीं बता रहा हो, 1 घंटा 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 1 घंटा 13 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, वहां पर जाके देख लेंगे। चलिए, तो आप लोग घड़ी पहनते हैं, उससे भी मिला लिया करिए अगर आप लोगों की तरफ समय ना बताए तो। अब लिखो, हेडिंग डाल लो एसआई पद्धति, अलग से हेडिंग डाल लो एसआई पद्धति। फिर लिखेंगे एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले लिखो एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में लिखो, वो मैट्रिक पद्धति में नोट डाल के लिखवा लूंगा, टेंशन मत लो। आपकी कॉपी में हर चीज आएगा, जो कुछ भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ लिखा भी रहेगा। बोर्ड का फोटो आपके पास हमेशा जा ही रहा है। एसआई पद्धति में लिखो, यह एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। यह एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। यह एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। अब देखो, पूरा नाम फिर नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि कॉपी महाभारत बना के क्या मतलब। पूरा नाम जब एक जगह लिख लिए तो यहां पर पूरा नाम नहीं लिखवा रहा हूं। यह एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। लाइन चेंज। इस पद्धति में सभी मूल मात्रकों, इस पद्धति में सभी मूल राशियों, इस पद्धति में सभी मूल राशियों तथा सभी पूरक भौतिक राशियों
मूल भौतिक भी बोलना अच्छा रहता, ठीक है। सभी पूरक भौतिक राशियों के मात्रक निहित हैं। इस पद्धति में सभी मूल राशियों एवं सभी पूरक भौतिक राशियों के मात्रक उपलब्ध हैं। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पद्धति है। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पद्धति है। इस पद्धति के सभी मात्रकों का उल्लेख निम्नलिखित है। इस पद्धति के सभी मात्रकों का उल्लेख निम्नलिखित है। और है लिख के फुल स्टॉप नहीं, है लिख के ऐसे हाइफन लगाओगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। क्योंकि हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस नीचे लिखने पे पूरा होगा। हिंदी पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। हिंदी सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज हिंदी है तो हमारी लिखावट में वो हिंदी झलकनी चाहिए। इस पद्धति के सभी मात्रकों का उल्लेख निम्नलिखित हैं। और फटाफट उतार लो इसको, या तो उतार लो या तो इतना जगह छोड़ दो, इतना ये और इतना ये जगह छोड़ दो। फोटो जब जाएगा बोर्ड का तो लिख लेना जो अच्छा लगे। सबके पास तो फोटो जाता ही है, सबके पास क्लास रिकॉर्ड भी रहती है, सुन लिए ही हो, पहले लिखे भी हो, ये बात कॉपी में ऐसी बात नहीं है। अगर अभी लिखना है तो फटाफट लिख लो, और नहीं लिखना है तो बोर्ड की फ़ोटो जाएगी, जब बोर्ड का फ़ोटो जाएगा आपके ग्रुप में तो वहाँ से इसको उतार लेना। चाहो तो मेरे हिसाब से इतना जगह ही छोड़ लो, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे हम लोग ये। और ऐसे ही आप भी लिखिएगा, 1960 में ये 6, फिर ये 71 में, और ये भी 1971 में। बोलो भैया आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं मतलब भोंपू बजाओगे तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अंततः क्लास आपकी है। मैं अपने मन से बढ़ जाऊंगा, आप लोग बोलेंगे क्लास लोकतांत्रिक रूप से नहीं चल रही है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। और तानाशाही ना चले, आप लोगों से पूछ कर इसलिए काम होता है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात, नोट डालो, अगला हेडिंग डालो नोट। समझा चुका हूँ इसलिए लिखवा रहा हूँ, तो नोट डालिए। अगला आप नोट डालेंगे, NOTE नोट, और नोट #1 जो भी आपको लिखना हो कुछ भी। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट में क्या लिखेंगे? नोट फर्स्ट में एक छोटी हेडिंग डाल लो कि SI की आवश्यकता क्यों। SI पद्धति की अब मापन की आवश्यकता क्यों तो हम पढ़े हुए हैं। SI पद्धति की आवश्यकता क्यों, कभी मन में प्रश्न आ जाए, कभी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बड़ा अच्छे से समझा सकें किसी को, इसलिए बता रहा हूं। SI पद्धति की आवश्यकता क्यों, इसमें लिखना शुरू करो। पहली बात लिखो, चूंकि FPS पद्धति, CGS पद्धति तथा MKS पद्धति तीनों में एक उभयनिष्ठ कमी थी। एक उभयनिष्ठ कमी थी। ये मत बोलना सर मास्क पहन के पढ़ाइए, कोविड बढ़ रहा है। इस क्लास में मैं ही हूँ, बस आप लोगों पर नहीं गया होगा, टेंशन मत लो। क्या लिखे हो? चूंकि FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति
कोमा तीनों में उभयनिष्ठ कमी थी कि इनमें केवल 3 मूल राशियों के ही मात्रक उपलब्ध थे। क्या हैं लिखो, अच्छा रहेगा। उभयनिष्ठ कमी है कि थी मत लिखो, है करो, प्रेजेंट में लिखो। उभयनिष्ठ कमी है कि इनमें केवल 3 मूल राशियों के मात्रक ही उपलब्ध हैं। 3 मूल राशियों के मात्रक ही उपलब्ध हैं, जबकि 3 मूल राशियों के मात्रक ही उपलब्ध हैं, जबकि कुल 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं, जबकि कुल 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। सात मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। अतः अन्य राशियों को मापने हेतु अन्य राशियों को मापने हेतु एसआई पद्धति की आवश्यकता है। एसआई पद्धति की आवश्यकता पड़ी। एसआई पद्धति की आवश्यकता पड़ी। थोड़ा एक बात और समझो, क्योंकि लिखना ही हमको आज वो बात है, तो एक बात समझो। एक बात तो समझ गए कि क्या सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस तीनों में कमी क्या केवल 3 ही राशि को मापते हैं, केवल 3 राशि का मापन प्रस्तुत करते हैं, 3 राशि का मापन करते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि एमकेएस जो पद्धति होता है, इसमें एक ही चीज के कई मात्रक होते हैं। एमकेएस पद्धति ऐसी पद्धति है कि इसमें एक राशि का एक ही मात्रक नहीं है, बल्कि एक राशि के कई मात्रक उपलब्ध हैं। कैसे? एमकेएस पद्धति या इन तीनों पद्धतियों में जाओगे। एक्चुअली हमने एमकेएस को अपनाया है, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। एमकेएस से अलग है एकदम, ऐसा नहीं कि उसी के केवल विस्तारित है, थोड़ा और उसमें अंतर है। क्या? एमकेएस पद्धति में अगर देखोगे, कार्य अगर हम ले लें या ऊर्जा ले लो, अगर तो ऊर्जा का मात्रक थोड़ा इसमें देखो क्या क्या है। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, टेंशन मत लो अगर यांत्रिक नहीं समझ में आए तो भी तो हम लोग, बट थोड़ा समझा देता हूं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जहां बल और गति के कारण कोई ऊर्जा बन रही है, उसको बोलते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा। आप दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है शरीर में गर्माहट आ जाए, तो ये क्या है? एक तरीके की यांत्रिक ऊर्जा है, चलने फिरने से हो रही है। तो यांत्रिकी हम पढ़ेंगे, उस यांत्रिकी में आपको मैं समझाऊंगा। गति बल जहां पढ़ेंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा का मापन या मात्रक जो होता है, ये क्या होता है? जूल। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक, बिजली का बिल देखे हो तुम लोग अपना? विद्युत ऊर्जा, बिजली का बिल देखे हो? रोज देखते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं देखते हैं कि वो बिजली का बिल का जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस चीज में मापता है वो। आज अपना बिजली का बिल जरूर देखना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति आवर, किलोवाट प्रति घंटा। जाके देखना आज, किलोवाट प्रति घंटा। थोड़ा समय होता तो मैं आपको अभी बिजली का बिल दिखाई देता, कहीं यहाँ पड़ा ही होगा, बट ठीक है अभी नहीं है। किलोवाट प्रति घंटा। और देखो बिल में सर सिर्फ रुपये देखते हैं कि इस पर कितना आया, नहीं वो तो सही है रुपए तो देखना ही है, बट पढ़ाई के हमें, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि पूरी प्रकृति हमको सिखा रही है। हमारे जीवन में, हमारे एक दिन में जितनी घटनाएं हो रही हैं, सब में कुछ ना कुछ सीख है।
सब में कुछ ना कुछ बात है, लेकिन हम उसको सूक्ष्मता से देखते ही कहाँ हैं। अगर हर बात को सूक्ष्मता से देखने लगे तो हमें इतना मत्था मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है, और ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक इसमें क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक अगर इसमें देखोगे तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक हम बोलते हैं, हीट एनर्जी का मात्रक होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, और इन सबको आपस में बदल भी सकते हैं हम, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अब देख रहे हो कि एमकेएस में ऊर्जा के अभी मैं 3 मात्रक दिखाया, और भी कई मात्रक बन जाएंगे। और थोड़ा हो इसी बात को समझो, अगर बल है तो बल का भी कई 2 तरीके के मात्रक कम से कम तो हो ही जाते हैं। एक न्यूटन होता है, और एक होता है क्या? द्रव्यमान या गुरुत्वीय मात्रक। एक क्या होता है? गुरुत्वीय मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक। अब गुरुत्वीय मात्रक क्या है बल का, हम देखेंगे जब बल पढ़ेंगे तो बल स्पष्टता आपके सिलेबस में मेंशन है। तो 2 मात्रक दिख रहे हैं। एसआई पद्धति की खास बात यह है कि एसआई पद्धति में हर एक राशि का केवल एक ही मात्रक है। एसआई पद्धति में कई मात्रक नहीं मिलेंगे। एसआई पद्धति में केवल एक मात्रक, एक राशि एक मात्रक, बस इस सिद्धांत पे चलता है। हम 2 हमारे 3, इस पर नहीं, हम 2 हमारे 2, हम 1 हमारे 1। केवल मात्रक राशि एक है तो उसका मात्रक भी एक ही रहेगा, 2 मात्रक नहीं होंगे। ये इसकी खास बात है। मतलब मात्रक एमकेएस में भी असीमित से बन जाते हैं। एक ही के कई कई मात्रक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एसआई में एक राशि का सिर्फ एक ही मात्रक, और इसलिए वो तर्क संगत लगती है। इसको बोलते हैं कि ये युक्ति युक्त पद्धति है, तार्किक पद्धति है, रेशनल पद्धति है, तर्कपूर्ण पद्धति है कि एक का मात्रक एक ही रहे। ये कैसे बढ़िया है कि एक ही राशि के कई मात्रक। अच्छा लगेगा क्या? मैं राशि वो गोपी बहू वाला नहीं बोल रहा हूं। अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो ये राशि पीछे का लेक्चर पढ़ लेना, राशि क्या है पढ़ाया हूं मैं पूरा ढंग से। शुरुआत क्लास की हुई थी राशि क्या है उसको समझाते हुए, फिर भौतिक राशि निकली थी, गैर भौतिक राशि निकली थी। चलिए, तो केवल एक मात्रक, ये इसका फायदा है। तो एक और बिंदु लिख लो इसमें, इसी में अभी नोट #1 में दूसरा बिंदु, आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी लिख लो। दूसरा बिंदु लिखो, अच्छा मैं सीजीएस और एफपीएस में भी ये हो सकता है, बट एमकेएस का विस्तार है तो मैं एमकेएस के बारे में ही बोल रहा हूं, केवल इस बात को समझना। लिखो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में दूसरा बिंदु, एमकेएस पद्धति में एक भौतिक राशि का सिर्फ एक ही मात्रक, सॉरी, एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। एमकेएस पद्धति में एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। एमकेएस पद्धति में एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, कई मात्रक हो सकते हैं। जैसे लिख लो, जैसे करके बना लो फटाफट। ऊर्जा, ऊर्जा के तीनों लिख लो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक कुछ अलग, यांत्रिक का अलग, ऊष्मीय का अलग, फिर उसी के आगे जस्ट बना के लिख लो बल का एक न्यूटन तो एक गुरुत्वीय मात्रक, तो हमारी बात प्रूफ हो जाए। कोई बात बोल रहे हैं, हवा हवाई नहीं लगनी चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए। तो ऐसे पता नहीं कितने प्रमाण है, सारा तो दे नहीं सकते, इतने से प्रमाण मिल गया कि हाँ हम जो बात बोल रहे हैं उसमें दम है, उस बात में दम है, क्योंकि हमने प्रूफ करके दे दिया है। जाकर ढूंढ के कहीं देख लो, ऐसा होता है। और ये सब एमकेएस मात्रक में कहे जाएंगे। इसी एमकेएस से एक मात्रक एसआई में उठा लिया जाएगा, कोई देखेंगे अभी। तो जल्दी उतारो, ऊर्जा के ये 3 और बल के वो 2। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा, ये तो तुम लोग आज अपने बिजली के बिल में देख भी लेना। ये भी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली इकाई है। दैनिक जीवन का उपयोग बोला है ना, बिजली का बिल तो आपको पता रहना ही है। सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब भी आपको ऐसे कुछ काम पड़ जाएंगे
ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता रहेगा कितना किलोवाट प्रति घंटा कंज्यूम कर रहा है बिजली। हो जाए तो भोंपू बजाओ, हो जाए तो भोंपू बजाओ। ठीक है, अगर ये हो गया है, अगर कुछ छूटे भी तो बोर्ड का फोटो जाएगा, ऐसे ही तो बनाना है। इसके नीचे लिखना है तो उतनी जगह छोड़ लिया करो। उसके नीचे लिखो, जबकि एसआई पद्धति में एक भौतिक राशि का सिर्फ एक ही मात्रक होता है। एक हम हमारे एक, जबकि एसआई पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों है इतना भी समझ लो, बाकी अभी आगे इसके गुण पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये है नोट नंबर #1। अब नोट नंबर 2 में आ जाओ भैया, नोट नंबर 2, और फिर हम एसआई पद्धति के गुण पर आ जाएंगे। नोट नंबर #2, नोट, अगर इसी को कुछ किताबें लिखते हैं क्या, जानकारी प्लस, तो चाहो तो लिख लो जानकारी प्लस। अगर अच्छा लगे तो इसी को लिखो जानकारी प्लस #2। मैं 1 लिख रहा हूं। मैं बोला ना कि हाथ कई बार शक्ति कपूर बन जाता है, दिमाग की बातों को रिप्रेजेंट नहीं करता है बोर्ड पर, बट मुंह तो ठीक है। चलिए, तो जानकारी +2 या नोट नंबर 2 में लिखिए, मीट्रिक पद्धति का तात्पर्य, मीट्रिक पद्धति, यहां पे हम मीट्रिक को समझना चाह रहे हैं। मीट्रिक पद्धति की, मीट्रिक पद्धति का मतलब क्या होता है, लिखो, मीट्रिक पद्धति का तात्पर्य, मीट्रिक पद्धति का तात्पर्य, मीट्रिक पद्धति का तात्पर्य यह है कि, मीट्रिक पद्धति का तात्पर्य यह है कि उस पद्धति में निहित, उस पद्धति में निहित मात्रकों को 10 के गुणज, उस पद्धति में निहित मात्रकों को 10 के गुणज या 10 की घातों के रूप में, 10 के गुणज या 10 की घातों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। 10 की घातों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जानकारी प्लस खत्म। अब आ जाइए आप लोग, इसी बात को कई बार बोलते हैं कि अगर मीट्रिक पद्धति कोई पद्धति है, कोई पद्धति अगर मीट्रिक पद्धति है तो इसके अपवर्त, किताबें क्या बोलती हैं कि इसके अपवर्त और अपवर्तक, इसके अपवर्त्य, अपवर्त्य और अपवर्तक, इसके जो भी अलग अलग मान रहेंगे, छोटे बड़े जो भी मान रहेंगे, अपवर्तक, इनको आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन दोनों शब्दों का मतलब समझ के आइएगा। मैं आपको गणितीय रूप से, गणित की बातें आती हैं ये तो समझा दूंगा कि क्या है। अपवर्त और अपवर्तक को 10 की घातों में प्रदर्शित कर सकते हैं, को 10 की घात या 10 की गुणज में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी पता, कल की क्लास में मिलेगा कि 10 की घातों को, 10 की घातें 1 2 3 4 5 इनके नाम क्या होते हैं, और नाम के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि एक मात्रक को दूसरे, एक घात को दूसरे घात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब किलो को हेक्टो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा कन्वर्ट करना भी आपको मिल जाएगा, बट आज की क्लास में वो नहीं आएगा, ये दिमाग में रखें। 10 की घातों में प्रदर्शित हो सके,
फोटो बोर्ड का जाए तो आपको बोर्ड का फोटो देख के एक बार फिर से क्लास याद आ जाए। अब अगली हेडिंग डालो आज का। अब बड़ा आसानी से एसआई पद्धति के गुण समझ में आ जाएंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला हेडिंग डालो एसआई पद्धति के गुण। एसआई पद्धति के गुण मेरिट्स बोलते हैं इंग्लिश में, मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। और अगर आपको गुण नहीं बोलना है तो विशेषताएं भी बोल लोगे तो कोई समस्या है नहीं। विशेषताएं भी बोलोगे तो कोई समस्या है नहीं। और इसमें मेरे साथ लिखेंगे क्योंकि मैंने सारी बातें आपको पीछे समझा दिया। जहां लगेगा वहां मैं रुक के समझाऊंगा भी। सबसे पहली बात लिखो, एसआई पद्धति के गुण में सबसे पहली बात सुनो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिपीट करूंगा तो क्लास का मतलब नहीं, लिखवाने में तो कतई रिपीट नहीं करूंगा, समझाने में भले ही कर दूं। तो हमको ये तो एक गुण तो पता ही है कि एसआई पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है, एक तो ये गुण हो गया। दूसरा गुण हमको ये पता है कि इसमें सभी मूल, सभी पूरक राशियों के मात्रक निहित हैं, इसलिए सारे व्युत्पन्न के भी मात्रक निहित हैं। ये दो बात तो मैं आपको लिखवाने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि ये दो बातें आपको पहले इसकी परिभाषा वगैरह में हम देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, पहला यह एक मीट्रिक पद्धति है। लिखो मेरे साथ, यह एक मीट्रिक पद्धति है। और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि मीट्रिक पद्धति के बारे में मैंने इस क्लास में इतना चर्चा कर लिया है कि अर्थात करके मुझे यहाँ लिखवाने की कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही है, क्योंकि अभी जस्ट इसके बारे में ही हम लिखे हैं। और इसलिए अर्थात करके मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। किसी को नाराज़गी तो नहीं इस बात से है? कोई अगर इस बात से नाराज़ हो तो कमेंट कर दे कि यार आप लिखवा क्यों नहीं रहे हो। और अगर लगता है कि नाराज़गी नहीं है तो एक बार भोंपू बजा दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग नाराज़ नहीं होते हैं, आपको समझ में आ रहा है। अच्छी बात है कि आप लोग नाराज़ नहीं हैं। आप लोगों की नाराज़गी से बहुत डर लगता है भैया। वो एक गाना है ना, एक गाना वो सुशांत सिंह राजपूत उस पिक्चर में है, उसमें गाना है कि पता नहीं किससे किससे नहीं डर, और नहीं कुछ और ही है कि नाराज़गी से तेरी, ऐसा कुछ गाना भी है, मुझे याद ऐसा आ रहा है। सुनिएगा आप लोग। नाराज़गी होगी तो भी क्या कर लेंगे, ये आपने एकदम अच्छी बात पकड़ा कि अगर नाराज़ हो भी जाओगे तो मेरा क्या कर लोगे। लेकिन यहाँ कर सकते थे कि मैं लिखवा देता बोलकर, यहाँ मैं बोल के लिखवा देता, इतना कर सकते थे आप। बाकी तो क्या कर सकते हैं आप लोग नाराज़ होकर मेरा। बढ़ते हैं आगे, क्लास पूरी लोकतांत्रिक है, आप लोग नाराज़ होकर मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे, यह एक मीट्रिक पद्धति है। अरे लिख ही लो यार, इतना बात किया तो लिखवा ही दिया होता। लिखो, इसके अपवर्त और अपवर्तक, थोड़ा नए तरीके से लिख लो। इसके अपवर्त्य एवं अपवर्तक, इसके अपवर्त्य लिख लोगे ना, अभी पीछे लिखा था। इसके अपवर्त्य और अपवर्तक, इसके अपवर्त्य और अपवर्तक 10 की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। 10 की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। 10 की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। 10 की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। आपको लगेगा सर थोड़ा इस बात को क्लियर कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मुझे मज़ा भी नहीं आता। थोड़ा इसको क्लियर करने की बात करो कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने शब्द यूज ही कर दिया तो समझो, अपवर्त और अपवर्तक का मतलब क्या है कि इसमें लंबाई का मात्रक क्या है, समझ लो ध्यान से। इसमें लिख भी लेना कहीं एग्जाम्पल में, इसमें लंबाई का मात्रक क्या है। तो इसमें लंबाई का मात्रक हमको पता है क्या है, मीटर। अब समझो, अगर हमको सेंटीमीटर बनाना है तो 1 सेंटीमीटर इसका अपवर्त हुआ, और 1 सेंटीमीटर बराबर हम बोल सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। और अभी आपको नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं, 10 की घात बताऊंगा तो दूध का दूध, सही बोल रहा हूं क्या, दूध का पानी, पानी का दूध जैसा ये हो जाएगा। और उल्टा ही मैं बोलता हूं, आदत सी लग गई है। तो आपको सर जी आपने ये होमवर्क दिया है इसलिए ठीक है, अब बता देता हूं।
थोड़ा समझ में आपको आ जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। और थोड़ा इसका बड़ा अपवर्तक, बड़ा वैल्यू लेते हैं। कोई पूछ लेगा 1 मेगामीटर बराबर कितना होगा। 1 मेगा को हटाओ, किलो ले लो। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो इसका दूसरा वैल्यू हमको दिख रहा है, इसका वैल्यू भी हम 10 की घात में ही बता सकते हैं, 10⁻³ मीटर। और ये मैं कन्वर्ट करना आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कल की क्लास में। आज के एजेंडे में यह आ नहीं पाएगा। नीचे लिख लो इसको। फिर भी अपवर्त और अपवर्त का परिभाषा मुझे बताना। हिंट यहां मिला है, उसको शब्दों में कैसे बोलोगे वो मुझे बताओगे। होमवर्क अभी बना हुआ है, फटाफट इसको नीचे लिख लो कि इसके मात्रक जो हैं, इसके चाहे छोटे कोई चीज दिख जाए या बड़ी चीज दिख जाए, सबको हम 10 की घातों में ही दिखाएंगे, इसलिए मीट्रिक है। दूसरा बिंदु लिखिए, इसके गुण का दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु लिखिए, यह एक युक्ति युक्त पद्धति है। यह एक युक्ति युक्त, युवती युक्त नहीं, युवती युक्त मतलब फीमेल युक्त तो नहीं है। यह एक युक्ति युक्त पद्धति है, और इंग्लिश में इसको लिख लो रेशनल पद्धति है। रेशनल, तार्किक। यह एक रेशनल सिस्टम है, युक्ति युक्त पद्धति है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब वही बात जो पीछे बताया कि इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक है। इसी बात को हम बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, एसआई पद्धति एक रेशनल पद्धति है, कैसे, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो लिख लो इसके नीचे, यह एक युक्ति युक्त पद्धति है। नीचे लिखो क्यों, नीचे लिखो क्यों, और फिर लिखो नीचे इसके, कॉपी आपसे बात करें। यह एक युक्ति युक्त पद्धति, इंग्लिश में रेशनल सिस्टम है। क्यों, तो लिखो इसके नीचे पद्धति है क्योंकि इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। सब पीछे समझा लिया हूं तो मेरे लिए भी आसानी है, क्योंकि इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। तो कभी आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, डीप क्वेश्चन आ गया। डीप कहाँ है, ये कुछ भी डीप नहीं है, क्योंकि इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, केवल एक ही मात्रक होता है। और इस बात को आप जाके पीछे जो मैंने नोट में बताया है वहां से देख लेना भैया। ये वाला बात एग्जाम में अगर थोड़ा सा समय मिले, जगह मिल जाए, अगर आए क्वेश्चन, तो आप थोड़ा अपना बातों में दम भी दिखा देना कि क्यों युक्ति युक्त है। जैसे एमकेएस में ऊर्जा के 3 मात्रक, लेकिन एसआई में ऊर्जा का मात्रक केवल जूल है। एसआई में ऊर्जा का मात्रक सिर्फ एक ही है, क्या है, जूल। एसआई पद्धति में ऊर्जा का सिर्फ एक ही मात्रक है। नीचे एक लाइन लिख लो, जैसे लिखो उसमें एक लाइन नीचे, और जैसे एमकेएस पद्धति में ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, जैसे एमकेएस पद्धति में ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, जैसे एमकेएस पद्धति में ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, परंतु एसआई पद्धति में ऊर्जा का केवल एक ही मात्रक जूल है, चाहे ऊर्जा कितनी भी प्रकार की रहे। जबकि एसआई पद्धति में ऊर्जा का केवल एक ही मात्रक जूल है। और ये बातें आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बल, गति, दाब, वायुमंडलीय दाब, वहां भी बार बार पिन करूंगा तो याद होता रहेगा। तीसरा बिंदु, तीसरा गुण इसका लिखिए, एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या सीमित है। हो ही जाएगा, जब एक राशि का एक मात्रक तो सीमित हो जाएगा, एमकेएस में ज्यादा हो जा रहा था। तो लिखो, इस पद्धति में मात्रकों की संख्या सीमित है। सीमित मतलब बहुत कम है। इस पद्धति में मात्रकों की संख्या सीमित है। मात्रकों की संख्या सीमित है।
अगला एक बात और आपको थोड़ा यहां समझना है, खैर वो तुरंत समझ जाओगे। अगली बात क्या है, यहां तो हो गया कि इसमें मात्रकों की संख्या क्या है, सीमित। मेरा फिर हाथ यहां शक्ति कपूर बना है, आप सही कर लीजिएगा, सीमित है। और एक और बात यहां लिख लो, वो बात क्या है कि यह एक संबद्ध पद्धति है। यह एक, समझा रहा हूं, यह एक संबद्ध, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट। यह एक संबद्ध पद्धति है, यह एक संबद्ध पद्धति है। अब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब थोड़ा समझ लो, इसका मतलब संबद्ध पद्धति का मतलब क्या होता है, इस बात को 1 मिनट समझ लो, फिर एक लाइन इसमें और लिखवा देता हूं। संबद्ध पद्धति का मतलब यह है, संबद्ध पद्धति का मतलब अगर देखोगे तो जैसे अगर आपको जूल को, ये आप लोगों का होमवर्क है, थोड़ा बताइएगा, प्रीलिम्स पढ़े हुए हैं, जूल को अगर आपको कैलोरी में बदलना है, जूल को अगर कैलोरी में बदलना है तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई संख्यात्मक मान का गुणा या भाग करना पड़ता है। कोई संख्यात्मक मान का बिना गुणा भाग किए इनका आपस में इंटरचेंजिंग नहीं हो पाएगा, आपस में ये परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, कोई न्यूमेरल वैल्यू भी लेके आना पड़ेगा। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि अगर एसआई से एसआई में जाएं हम, अभी अगर एसआई पद्धति से किसी एसआई पद्धति में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमें व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालने हैं, हमें व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालने हैं, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो मूल मात्रक है, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सिर्फ मूल मात्रकों का गुणा कर देने से, या अगर चाल का निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, मतलब मीटर बटा में सेकंड, भाग करने से, केवल गुणा करने और भाग करने से ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हमको निकल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन इसमें जब हम जाते हैं बाकी पद्धतियों में तो संभवतः केवल मात्रकों का गुणा भाग करने से ही नहीं प्राप्त होगा, बल्कि कुछ और संख्याओं को जोड़ना घटाना भी पड़ जाए। लेकिन इसमें सिर्फ गुणा और भाग से काम चल जाता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक संबद्ध पद्धति है। ये जो कोहेरेंट शब्द है, आगे आप तकनीक में सुनोगे, कोहेरेंट को आप सुनोगे, साइंस में भी सुने होंगे, लेजर के बारे में पढ़ेंगे। आजकल लेजर से ऑपरेशन हो रहा है, लेजर एक तकनीक है, एक और आता है मेजर, ये तकनीकें हैं। जब इसमें हम जाएंगे तो ये होता तो प्रकाश ही है, लेकिन ये कला संबद्ध होता है। कला संबद्ध मतलब एकदम जैसे बाइक में, आप बाइक का आपका टॉर्च जल रहा है, आगे वाला हेडलाइट, तो एक बटन रहता है, उसको ऐसे दबाते हैं तो दूर तक ऐसे कोहेरेंट होकर प्रकाश बहुत दूर तक जाता है, और जैसे ही उसको फिर दबाते हैं ऊपर आ जाता है वो, तो प्रकाश पास पास में ही क्या हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है। तो कोहेरेंट का मतलब यह है कि एसआई पद्धति में बिखराव नहीं है, एसआई पद्धति में बिखराव नहीं है, जबकि अन्य पद्धतियों में क्या है, बिखराव है, समेटना पड़ेगा, रायता फैला हुआ है, उन रायतों को समेटना है। इसमें रायता फैला ही नहीं है, समेटना ही नहीं है, बस गुणा और भाग करके व्युत्पन्न राशियों का मात्रक निकाल लेंगे, और इसलिए इसको हम बोलते हैं एक संबद्ध मात्रक है ये, या संबद्ध पद्धति है। समझ में आ गया तो भूपू बजाओ, एक लाइन लिखवा दूं मैं, चलो लिखो एक लाइन। इसमें क्या लिखे हो, यह एक संबद्ध पद्धति है, इंग्लिश नाम जरूर लिखना, कोहेरेंट सिस्टम है, क्योंकि इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के आपस में
केवल गुणा या भाग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल गुणा या भाग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल गुणा या भाग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी संख्यात्मक मान से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी संख्यात्मक मान से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेंगे। एसआई पद्धति एक कला संबद्ध, एक संबद्ध पद्धति है। क्यों? तो आप आराम से इसको बता पाएंगे, इसलिए मतलब भी जानना जरूरी है, केवल रट्टा मारना जरूरी नहीं है। किसी भी संख्यात्मक मान से गुणा या भाग की आवश्यकता नहीं होती है, फुल स्टॉप। बाकी बातें आपको पता है कि ये एमकेएस का विस्तारित रूप है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, मीट्रिक पद्धति बताई दिया। ये सारी बातें आपको पहले से आइडिया हैं, ये आप पीछे जगह से ला के लिख देंगे। इतनी बातें लिखेंगे, एसआई पद्धति के गुण सफिशिएंट हैं। और एसआई पद्धति के गुण अगर आपको समझ में आ गए तो अगला हमारा आज के क्लास का जो हेडिंग रहेगा वो क्या हेडिंग रहेगा? तो आज के क्लास की अगली हेडिंग रहेगी मात्रकों को लिखते समय। हेडिंग डालिए आप लोग भी कॉपी में, हेडिंग तो मेरे साथ डाल लीजिए। मात्रकों को लिखते समय, मात्रकों को लिखते समय रखी जाने वाली या बरती जाने वाली, बरती अच्छा नहीं लगेगा, रखी जाने वाली लिख लो। रखी जाने वाली सावधानियां, रखी जाने वाली सावधानियां। मात्रकों को लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां, ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम लोग कंटिन्यूअस गलत करते हुए आज तक आए हैं। बहुत सी किताबें, नोट्स भी गलत किए हुए हैं, उस पर ध्यान ही किसी का नहीं जाता है और लगातार हम इसको गलती करते रहते हैं। भले ही एमएससी, बीएससी, पीएचडी कर लिए हैं, फिर भी ये गलतियां होती हैं। तो इन गलतियों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि मात्रकों को लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या है। शुरू में आप सिर्फ समझोगे और उसके बाद मैं बोलूँगा तो आपको लिखना है फ्लो चार्ट में।